नमस्कार साथियों, सुबह स्टेप के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है अजय। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब पूर्णतः स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आनंद में होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को आरंभ करते हैं। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। आपका CUT का जो परीक्षा होती है, उस परीक्षा में हिंदी भाषा का पाठ्यक्रम किस प्रकार का होगा, उसमें कौन कौन से विषय सम्मिलित किए जाते हैं, किस प्रकार के प्रश्न उन विषयों में से पूछे जाते हैं, ये सारी की सारी विस्तार से आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस वीडियो को अपने मित्रों तक पहुंचाने का भी कार्य कीजिए, ताकि जो इसी चिंता से ग्रस्त हैं कि हमें आगे कहां पर जाकर पढ़ाई करनी है, कौन से विश्वविद्यालय में जाकर पढ़ाई करनी है, अच्छे विश्वविद्यालय में हमारा एडमिशन किस प्रकार से हो, तो सभी जो आपको उत्तर इस वीडियो में मिलेंगे। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका एडमिशन एक अच्छे विश्वविद्यालय में हो, तो उसके लिए आपको CUT की जो परीक्षा है उसको पास करना होता है। CUT की परीक्षा में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन से विषय सम्मिलित किए जाते हैं, इसकी जो विस्तार से वीडियो हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी। उस वीडियो में आप देख सकते हैं कौन सी भाषा में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने अंकों के पूछे जाएंगे और इस टेस्ट को देने के लिए आप में क्या योग्यता होनी चाहिए, सारी के सारी जो आपको विस्तार से जानकारी मिल जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पे। इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि भविष्य में होने वाली जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, भविष्य में जो सरकारी नौकरियां निकलती हैं, उन सब से संबंधित सूचनाएं आपको हमारे YouTube चैनल पर मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को आरंभ करते हैं। देखिए दोस्तों, जब विद्यार्थी 12वीं करते हैं, उसके बाद उनके मस्तिष्क में ये चिंता होती है, उनके दिमाग में चिंता होती है कि हम अब कहां पर जाकर पढ़ाई करें, हम अच्छे विश्वविद्यालय में हमें पढ़ना है तो क्या, कैसे पढ़ना है हमें। तो दोस्तों, उसके लिए आपको CUT की परीक्षा पास करनी होगी। CUT की परीक्षा जब आप पास करेंगे तो अच्छे विश्वविद्यालय से आप अपनी पढ़ाई को आगे जारी कर सकते हैं। अच्छे से अगर आप पढ़ाई करते हैं, अच्छे विश्वविद्यालय से अगर आप पढ़ते हैं, तो आपको भविष्य में अच्छी जगह पर नौकरी भी मिलती है। ठीक है, तो विश्वविद्यालय का बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है, अच्छे विश्वविद्यालय का बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है। तो इसलिए आपको CUT की परीक्षा अच्छे से अच्छे अंकों से पास करनी अनिवार्य है। तो हम हिंदी भाषा की बात करते हैं, हिंदी भाषा में कौन कौन से विषय सम्मिलित किए जाते हैं, तो आइए देखते हैं, आज की वीडियो को करते हैं आरंभ। देखिए दोस्तों, देखिए सर्वप्रथम आपको जो हिंदी भाषा में जो प्रथम विषय होगा आपका, वो है हिंदी भाषा का संक्षिप्त परिचय। हिंदी भाषा का संक्षिप्त परिचय आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी भाषा का उत्पत्ति कैसे हुई। जो आज हम भाषा का प्रयोग करते हैं, क्या ये भाषा पहले से इसी प्रकार की थी, क्या उसमें एक परिवर्तन हुए? तो दोस्तों, इसका आंसर है, इसका जवाब है बिल्कुल, इसमें परिवर्तन हुए। हिंदी भाषा जो है, आज हम जिस भाषा को प्रयोग करते हैं, इसका ये रूप नहीं था। किस प्रकार से हिंदी भाषा का पहले रूप क्या था, कैसे इसका जन्म हुआ, किस प्रकार इसमें परिवर्तन होते गए, वो सारे का सारा जो संक्षिप्त परिचय आपको हिंदी भाषा, इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, विकास, ये सारी की सारी चर्चा इसमें की जाती है। और आपको प्रश्न किस प्रकार का इसमें से पूछा जा सकता है, जैसे कि देखिए यहां पर प्रश्न है, मैथिली किस राज्य की भाषा है। ठीक है, इस प्रकार का आपको प्रश्न पूछा जाएगा, 4 विकल्प दिए जाएंगे और आपको उसमें से सही विकल्प को चयन करना होता है। देखें, जैसे कि मैथिली किसकी राज्य भाषा है, तो वो बिहार की राज्य भाषा है। ठीक है, तो ये इस प्रकार का प्रश्न आप कैसे सक्षम होंगे इस प्रश्न को करने में, जब आप जो है हिंदी भाषा के बारे में जानेंगे, हिंदी भाषा के परिचय के बारे में जानेंगे। जैसे कि आप कहीं पर नई जगह पर जाते हैं तो अपना परिचय देते हैं ना, कि पहले आपसे आपका परिचय पूछा जाता है। इसलिए जब हिंदी पाठ्यक्रम को हम आरंभ करेंगे, सर्वप्रथम हम हिंदी का परिचय जानेंगे, हिंदी के संबंध में जानेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको जो दूसरा विषय होगा वो है हिंदी वर्ण। ठीक है, हिंदी वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला क्या है, हिंदी में कौन कौन से वर्ण हैं, स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने, ये सारी विस्तार से चर्चा जो है हिंदी वर्ण में किया जाएगा। ठीक है, स्वर, व्यंजन, और इसमें से प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है कि ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं। ठीक है, ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, और ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, देखेंगे आप यहां पर, जिन व्यंजनों के उच्चारण में एक प्रकार की गर्माहट निकलती है, ऐसे व्यंजन जिनको उच्चारण करने में हमारे मुंह से गर्म हवा निकलती है, ठीक है, उसको ऊष्म व्यंजन बोला जाता है। जैसे कि देखिए यहां पर उदाहरण भी दी गई है, श, श और स। ठीक है, इन व्यंजनों का जब
आप उच्चारण करेंगे तो आपको गर्म हवा का प्रवाह महसूस होगा। देखें, उच्चारण करके देखें, जब आप ऐसे हाथ रखते हैं और श बोलते हैं, श, ठीक है, यहां पर हवा आएगी, हा बोलते हैं, हवा आएगी, ठीक है, और स, ये सारे के सारे ऊष्म व्यंजन बोले गए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का प्रश्न इस विषय में से बनता है। उसके बाद देखें आगे का विषय क्या होगा, हिंदी भाषा के शब्द, ठीक है। अब हिंदी भाषा के शब्दों के बारे में हमने वर्ण देख लिया, वर्ण क्या होता है, ठीक है, शब्द क्या होता है, ये सारी के सारे विस्तार से हम चर्चा करेंगे। शब्द क्या होता है, पहले वर्ण क्या है, वर्ण से शब्द कैसे बनता है, शब्द से पद कैसे बनता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चर्चा होगी। उसके बाद हिंदी भाषा के शब्दों के बारे में चर्चा की जाएगी। हिंदी भाषा में कौन कौन से शब्द होते हैं, ठीक है, जैसे कि हिंदी भाषा में जो हम भाषा को प्रयोग करते हैं, क्या उसमें हम किसी और भाषा के शब्दों का प्रयोग नहीं करते? बिल्कुल, हम और जो भाषा हैं उनसे जो शब्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, उन शब्दों को विदेशी शब्द होते हैं, देशी शब्द होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं, तद्भव शब्द, ये सारे के सारे हिंदी भाषा के शब्दों के रूप हैं। तत्सम शब्द कौन से होते हैं, जो कि संस्कृत भाषा के शब्द हैं, ठीक है, संस्कृत भाषा के शब्द जिनको हिंदी में आज प्रयोग किया जा रहा है बिना किसी परिवर्तन के साथ, उनको बोला जाता है तत्सम शब्द। तद्भव शब्द कौन से होते हैं, जो हिंदी भाषा में शब्द हैं परंतु उनमें परिवर्तन कर दिया गया है, ठीक है, उनको तद्भव शब्द बोलते हैं, परिवर्तन के साथ प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऐसे ही संकर शब्द होता है, विदेशी शब्द, देशी शब्द, विस्तार से, ठीक है, इनको पढ़ेंगे हम हिंदी भाषा के शब्दों में, ठीक है। और जैसे कि उदाहरण देखेंगे, अग्नि, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, अग्नि, अग्नि जो है किस, जो अग्नि तत्सम शब्द है कि तद्भव शब्द है, संकर शब्द है, ठीक है, या फिर विकारी शब्द है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आप बताएंगे कि अग्नि कौन सा शब्द है, तो अग्नि जो है तत्सम शब्द है, ठीक है, संस्कृत भाषा का शब्द है अग्नि। और यह भी पूछा जा सकता है यहां से कि अग्नि का तद्भव शब्द बताएं, अग्नि का तद्भव क्या होता है, तो अग्नि का तद्भव क्या होता है, देखिए आज आप जब आप साधारण भाषा में हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, जब साधारण भाषा बोलते हैं तब वहां पर आप बोलते हैं कि अग्नि प्रज्वलित कीजिए, नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आग जला दीजिए, तो आग, ठीक है, आग क्या है, तद्भव शब्द है, ठीक है, आग जो आ जाएगा हमारे पास तद्भव शब्द आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे कि आम्र है, ठीक है, यहां पर देखेंगे आम्र शब्द है, आम्र शब्द क्या है, यह भी तत्सम शब्द है, ठीक है, आम्र, आम्र तत्सम शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है, परंतु इसको जब हिंदी में आज प्रयोग, परिवर्तन के साथ प्रयोग करना आरंभ कर दिया गया है, परिवर्तन के साथ इसको प्रयोग किया जाता है, तो आम्र को क्या बोला जाता है, आम्र को क्या बोला जाता है, आम, ठीक है, आम बोला जाता है। हम बोलते हैं ना, मुझे आम खाइए, आम खाना है, ठीक है, आइए आम खाइए, मुझे आम का फल बहुत अच्छा लगता है, ये आम का पत्ता है, ठीक है, हम आम्रपत्र नहीं बोलते हैं, साधारण भाषा में आम का पत्ता आम बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तद्भव शब्द हो गया, तत्सम का तद्भव हो गया आम। उसके बाद जैसे चंद्र है, ठीक है, चंद्र क्या है, तत्सम भाषा का शब्द है, तो चंद्र जो हम बोलते हैं कि देखिए चंद्र निकल आया है, नहीं, क्या बोलते हैं, चांद निकल आया है, ठीक है, तो चंद्र का तद्भव क्या होगा, चांद, ठीक है, तद्भव क्या होगा, चांद, ठीक है, हम चांद बोलते हैं इसको, तो इसका तद्भव क्या हो गया, चांद, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो चर्चा होगी, जो हम इसमें विस्तार से पढ़ेंगे, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, संकर शब्द, ठीक है, ये सारी की सारी देशी विदेशी, ये सब शब्दों को हम इसमें पढ़ते हैं, ठीक है, हिंदी भाषा के शब्द विस्तार से शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास आगे का जो विषय आता है वो है पर्यायवाची, ठीक है, पर्यायवाची आपने भी सुना है, पढ़े भी हैं पर्यायवाची, ठीक है, आपने 10वीं कक्षा में भी पढ़े हैं, 8वीं कक्षा में भी पढ़े होंगे, 6ठी कक्षा में से जो है ये 7वीं या 8वीं कक्षा से शुरू हो जाते हैं, आजकल तो जो है 6ठी कक्षा से भी शुरू कर दिए गए हैं, ठीक है। तो पर्यायवाची शब्द क्यों पढ़े जाते हैं, पर्यायवाची शब्द इसलिए पढ़े जाते हैं ताकि अपनी भाषा में, भाषा को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए, जब आप हिंदी बोलते हैं तब उसमें अगर आप पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाएगा, आपका जो आपकी भाषा प्रभावशाली हो जाएगी। देखिए हिंदी में जितनी व्याकरण है, वैसे तो जितनी भी व्याकरण है, अगर उसका प्रयोग हम अपनी भाषा में करते हैं, व्याकरण के अनुसार हम अपनी जो भाषा को बोलते हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं, तो हमारी भाषा प्रभावपूर्ण ही बनती है, ठीक है। परंतु पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, अगर आप अच्छा वक्ता बनना चाहते हैं, अच्छा लेखक बनना चाहते हैं, तो पर्यायवाची शब्दों
का आपको ज्ञान होना आवश्यक है। पर्यायवाची शब्दों में जैसे कि सूरज है, ठीक है, अब देखिए पर्यायवाची शब्द है सूरज, ठीक है, तो सूरज शब्द है, सूरज का पर्यायवाची जैसे कि सूर्य, ठीक है, भास्कर, दिनकर, रवि, ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हो गए, सूर्य के पर्यायवाची हो गए। तो इस प्रकार से आपसे यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रश्न पूछा जाता है पर्यायवाची में कि भास्कर का पर्यायवाची बताएं, ठीक है, भास्कर का पर्यायवाची क्या होगा, आपको नीचे उदाहरण दे दी जाएगी, चांद, ठीक है, चांद होगा या सूर्य होगा, ठीक है, अग्नि होगा, मतलब ऐसे उदाहरण दे दी जाएंगी, उसमें से आपको जो है भास्कर का आपको बताना होगा पर्यायवाची, ठीक है। तो ये पर्यायवाची में इस प्रकार के प्रश्न आपसे बनते हैं। उसके बाद आगे जो हमारे पास विषय होगा विलोम शब्द, ठीक है जी। विलोम शब्द की बात करें, विलोम शब्द आप समझते हैं जो शब्द का अर्थ है उससे उल्टा अर्थ, विलोम अर्थ देता है, ठीक है, विपरीत अर्थ देता है, उसको विलोम शब्द बोला जाता है, ठीक है। विलोम शब्द आपको पता है, जैसे दिन का रात, ठीक है, आपको पूछा जा सकता है कि दिन का क्या होता है, दिन का विलोम शब्द क्या होगा, तो दिन का विलोम शब्द आपको बताना है, ठीक है, रात, दिन का रात हो गया, ठीक है, आगे का पीछे हो गया, ठीक है, तो ये सारे के अग्नि का जल हो गया, तो ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे पास विलोम शब्द आएंगे, ठीक है। तो विलोम शब्दों में से भी प्रश्न जो इस परीक्षा में पूछा जाता है। उसके बाद वर्तनी, ठीक है, वर्तनी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। वर्तनी जब हम पढ़ते हैं तो वर्तनी में क्या होता है कि हम जो भाषा को लिख रहे हैं, क्या हम उस भाषा के जो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, क्या वह उचित प्रयोग कर रहे हैं, उसमें किसी प्रकार की वर्तनी में अशुद्धि तो नहीं है, ठीक है। आपको अशुद्ध शब्द दे दिए जाते हैं वर्तनी के अंतर्गत और बोला जाता है इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए, या फिर ठीक है शुद्ध शब्द दे दिए जाएंगे, इसमें अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। किसी तरह से भी प्रश्न बनता है यहां से, जैसे कि देखिए उदाहरण यहां पर दी गई है अंगूर, ठीक है, अंगूर शब्द है, अब अंगूर की वर्तनी अगर आपको दे दिया जाए, अंगूर शब्द लिख दिया जाए कि अंगूर शब्द इस प्रकार से लिखा जाता है, तो इसका अंगूर की शुद्ध वर्तनी क्या होगी, तो अंगूर इस प्रकार से ये शुद्ध वर्तनी हो गई, ठीक है। ये क्या हो गया, अंगूर, ये अंगूर हो गया, हमें बोलना है अंगूर, ठीक है। उसके बाद उद्धम, ठीक है, उद्धम शब्द की, उद्धम की शुद्ध वर्तनी बताएं, ठीक है, या शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से छांटिए, तो इसमें से क्या हो जाएगा, ऊधम, ठीक है, ये ऊधम, ठीक है, तो ये शुद्ध वर्तनी होगी, उद्धम और ऊधम, ठीक है। उसके बाद संज्ञा की बात करेंगे हम। संज्ञा में, संज्ञा का आपको पता है जो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध कराते हैं उसे क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। जो शब्द किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध कराते हैं संज्ञा कहा जाता है। तो संज्ञा शब्द कौन कौन से होते हैं ये विस्तार से हम पढ़ेंगे, ठीक है। मेरा नाम ये है, ठीक है, तो उसमें संज्ञा बतानी होती है, ठीक है। उसमें उसके बाद और ऐसे आपको वाक्य दे दिए जाते हैं, वाक्यों में से आपको संज्ञा शब्दों को छांटना होता है, ठीक है। तो संज्ञा का विषय होगा, सर्वनाम से प्रश्न पूछे जाते हैं, सर्वनाम आपके पाठ्यक्रम में भी एक विषय है, सर्वनाम से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। सर्वनाम क्या होता है, जो संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनको सर्वनाम कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि वह, उनका, ये सारे के सारे, मुझे, ये सारे के सारे क्या हो गए, सर्वनाम हो गए। सर्वनाम से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद विशेषण, ठीक है, विशेषण ऐसे शब्द जो किसी, जो क्रिया की विशेषता, जो संज्ञा सर्वनाम या क्रिया की विशेषता बताते हैं उनको क्या कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है। क्रिया की विशेषता बताएंगे कि वह बहुत तेज दौड़ता है, ठीक है, वो बहुत तेज दौड़ता है, तो तेज इसमें क्या हो गया, वह बहुत तेज दौड़ता है, तो तेज इसमें क्या हो गया, तेज इसमें क्या हो गया, तेज उसकी जो दौड़ना, उसकी जो क्रिया है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, ठीक है। वह बहुत लंबा है, तो लंबा उसकी क्या हो गई, उसकी विशेषता हो गई, तो उसकी विशेषता बता रही। वो बहुत छोटा है, ठीक है, वह नाटा है, या फिर वह मोटा है, तो ये क्या हो गए, ये सारे के सारे जो विशेषण, ऐसे शब्द जो विशेषण बताते हैं, ठीक है, उस विशेषण आएंगे, इसमें विशेषण को विस्तार से हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जो आपके पास विषय आता है वो विषय क्या है, क्रिया, ठीक है। क्रिया विशेषण हमने देख लिया कि जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उनको क्रिया विशेषण कहा जाता है, ठीक है। और क्रिया किसी कार्य का, जो शब्द किसी कार्य के होने का ज्ञान दे उसको क्रिया कहा जाता है, ठीक है। कार्य का होने का हमें पता लगे उसको क्रिया कहा जाता है, ठीक है। जैसे दौड़ना, सोना,
रोना, ये क्या है, सारी की सारी क्रियाएं हैं। ठीक है, तेज दौड़ना क्रिया विशेषण हो गया, धीरे दौड़ना क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये सारे के सारे शब्द हमारे पास क्रिया और क्रिया विशेषण। इस प्रकार के आपसे यहां पे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वह बहुत तेज दौड़ता है। ठीक है, आपसे जैसे कि वह बहुत, ठीक है, जैसे कि यह है वह बहुत तेज दौड़ता है। ठीक है, अब ये वाक्य आपको दे दिया गया है। ठीक है, वह बहुत तेज दौड़ता है, ये वाक्य आपको दे दिया गया है। इस वाक्य में से आपको पूछा जाएगा कि इसमें से जो है विशेषण शब्द को, क्रिया विशेषण शब्द को छांटिए। ठीक है, क्रिया विशेषण शब्द को जब आप छांटेंगे तो वह बहुत, जो क्रिया की विशेषता कर रहा है, तो तेज क्या हो गया, ये विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो गया, ठीक है, क्रिया विशेषण हो गया। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद कारक आ गया। ठीक है, कारक, कारक से प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे कि राम ने खाना खाया, वाक्य में कौन सा कारक है। ठीक है, तो आपको इसमें से बताना होगा कौन सा कारक है। राम ने खाना खाया वाक्य में, जैसे कि कर्ता कारक। यहां पर जो सारी के सारे जो प्रभाव किस पर पड़ रहा है, कर्ता पर पड़ रहा है। ठीक है, कर्ता कौन है इसमें, राम है। तो राम ने खाना खाया, किसने खाना खाया, राम ने खाना खाया। तो यहां पर कर्ता जो जो हमें कर्ता के बारे में बताए। ठीक है, तो वहां पर हमें कारक में हम कर्ता के बारे में जानेंगे। ठीक है, कर्ता का, वहां पे कर्ता का पता लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार का प्रश्न इसमें से पूछा जाएगा। उसके बाद वाच्य। ठीक है, वाच्य से संबंधित प्रश्न आपको पूछा जाता है, जैसे कि वाच्य मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तो कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जहां, ठीक है, कृत्यवाच्य हो गया, कर्मवाच्य हो गया, जहां पर कर्म की प्रधानता हो, जहां पर कृत्य की प्रधानता हो तो उसको कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य। ठीक है, और जहां पर भाव की प्रधानता होती है वहां पर भाववाच्य। तो इस प्रकार के प्रश्न यहाँ पे कर्मवाच्य कौन सा होता है, या फिर कृत्यवाच्य कौन सा होता है, भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है वाच्य में से आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है काल। ठीक है, काल से संबंधित प्रश्न की वाक्य आपको दे दिया जाता है। तो ये जो वाक्य है किस काल से संबंधित है। ठीक है, तो काल से संबंधित जो विषय है इस आपके पाठ्यक्रम में है कि ये भूतकाल से संबंधित है कि भविष्य काल से संबंधित है। ठीक है, कि वर्तमान काल से संबंधित है। काल के बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद संदिग्ध वर्तमान है। ठीक है, संदिग्ध वर्तमान काल है, उसमें से भी आगे। ठीक है, संदिग्ध वर्तमान के आगे भी संदिग्ध वर्तमान है। ठीक है, या संभाव्य वर्तमान है। तो ये सारे के सारी चीजें इसमें पूछी जाती हैं, इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, समास में क्या होता है, समास आपको है, समास में, समास बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, समास, संधि। ठीक है, बड़े महत्वपूर्ण विषय, तो इनको भी विस्तार से जानना आवश्यक है। समास, जैसे कि मान लीजिए राजा रानी, ये प्रश्न है आपके पास, राजा रानी में कौन सा समास है, तो आप यहां पर बताएंगे द्वंद्व समास है। ठीक है, द्वंद्व समास की पहचान क्या होती है। ठीक है, द्विगु समास कौन सा होता है, बहुवीरीय समास कौन सा होता है, कर्मधारय समास कौन सा होता है, अवयवी भाव समास कौन सा होता है। तो ये सारे के सारे समासों को हम विस्तार से पढ़ेंगे। सारे के सारे जो समास हैं इनको उदाहरणों के साथ, देखिए समास जो है बहुत, ये जो सारी की सारी व्याकरण है सिर्फ एक दिन में नहीं आ जाएगी, इसके लिए आपको अभ्यास करना बहुत अनिवार्य है, अभ्यास बहुत आवश्यक है। जब आप अभ्यास करेंगे तभी आप जो है इन विषयों को अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है, इन विषयों में निपुणता हासिल कर पाएंगे। नहीं तो कई बार क्या होता है, अगर हमने समास पढ़ लिया कि हाँ राजा रानी में कौन सा हो गया समास, ये समास हो गया, परंतु परीक्षा में कुछ और पूछ लिया गया, तो हमें हर एक समास को अच्छे से पढ़ना होगा, अच्छे से समझना होगा, तभी जो है समास के संबंध में हम जान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे के विषय की बात करें, अगला विषय हमारे पास संधि, जैसे कि मैंने बताया बड़ा महत्वपूर्ण विषय है संधि। ठीक है, दो शब्द जब आपस में, दो शब्दों के जब आपस में आने से विकार उत्पन्न होता है उसको संधि कहा जाता है। ठीक है, तो संधि में क्या होता है, जैसे कि पुस्तकालय शब्द है, पुस्तकालय शब्द में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि को कैसे पहचाना जा सकता है। ठीक है, दीर्घ संधि कौन सी होती है, गुण संधि कौन सी होती है, यण संधि कौन सी होती है, अयादि संधि कौन सी होती है, ये सारी की सारी संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि। ठीक है, तो ये सारा जो है संधि से संबंधित प्रश्न आपको परीक्षा में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद अनेकार्थी शब्द। ठीक है, अनेकार्थी शब्द जैसे कि अतिथि को, अतिथि का पर्यायवाची हमें बताना है। ठीक है, अतिथि का पर्यायवाची, जैसे अतिथि को क्या होता है, जैसे मेहमान बोलते हैं। ठीक है, साधु, ठीक है, यात्री,
अपरिचित व्यक्ति, यज्ञ में सोमलता लाने वाला, ठीक है, ये क्या है, सारे के सारे ये अतिथि के प्रायवाची हैं, ठीक है, सिर्फ अतिथि को हम इतना बोल सकते हैं, ठीक है जी। मेहमान, साधु, यात्री और अपरिचित, ठीक है, अतिथि, तो ऐसे प्रायवाची आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो बहुत थोड़ा जानता है उसको क्या कहा जाता है, अल्पज्ञ। जो बहुत थोड़ा जानता हो उसको क्या कहा जाता है, अल्पज्ञ, ठीक है। तो इसको बोला जाता है वाक्यांश के लिए एक शब्द। पूरा वाक्य दे दिया गया होगा, उसके लिए आपको एक शब्द वहां पर ढूंढना है। राजा का पुत्र, राजपुत्र, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया। फिर उसके बाद आते हैं मुहावरे और लोकोक्तियां, ठीक है। मुहावरे और लोकोक्तियों की बात करें तो मुहावरे और लोकोक्तियों में हम देखेंगे मुहावरे पूछे जाते हैं, जैसे कि राम जी की गाय होना, ठीक है, इस मुहावरे का अर्थ बताएं, अर्थ बताकर वाक्य में परिवर्तन करें, ठीक है। ऐसे मुहावरे पूछे जाते हैं। ईद का चांद हो जाना, ठीक है, ईद का चांद हो जाना का अर्थ बताएं, तो ये मुहावरे हो गए। लुकोक्तियां हो गई, गागर में सागर भरना, ठीक है, नीम हकीम खतरा जान, ये सारे के सारे इनका अर्थ हमें बताकर फिर उसके बाद हमें विस्तार से इसका जो है वाक्य भी बनाना होता है। कई विद्यार्थी मुहावरे या लुकोक्ति का अर्थ तो जानते हैं, परंतु जब वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वाक्य उनका जो होता है, वो जो मुहावरा या लुकोक्ति होती है उसके साथ मैच ही नहीं करता, उसके साथ सुमेलित ही नहीं होता है, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखना होता है। उसके बाद उपसर्ग प्रत्यय, आपके जो अगले विषय आते हैं उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है। उपसर्ग और प्रत्यय, जैसे कि उपसर्ग हमारे पास एक शब्द दिया गया है, उसके उपसर्ग जो होता है शब्द के आगे लगते हैं, आगे लगकर, ठीक है, आगे लगेंगे, और जो प्रत्यय होता है शब्द के पीछे लगता है, ठीक है। तो आगे लग के उनके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, पीछे लग के उनका शब्द के अर्थ में परिवर्तन करते हैं, उनको बोला जाता है उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपको शब्द दे दिया गया है प्रति, प्रति लगाकर उपसर्ग बनाएं, तो आपको वहां पर प्रतिक्षण, प्रतिनिधि, प्रतिकार, प्रत्येक, प्रतिदान, प्रतिकूल, प्रत्यक्ष, ये सारे के सारे क्या हो जाए, प्रति शब्द को लगाने से ये सारे के सारे शब्द बनते हैं, ठीक है। और जरूरी नहीं ऐसे पूछ लिया जाएगा, कोई एक शब्द दे दिया जाएगा, मान लीजिए प्रतिनिधि, ठीक है, आपको यहां पर एक शब्द दे दिया गया प्रतिनिधि, ठीक है। प्रतिनिधि शब्द में से आपको क्या करना है, उपसर्ग छांटना है, ठीक है। तो यहां पर आप बताएंगे यहां पर प्रतिनिधि में क्या उपसर्ग है, तो वहां पर देख लेंगे प्रति, ठीक है, और निधि क्या हो जाएगा, इसका विसर्ग हो जाएगा, प्रतिनिधि, ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है, प्रत्यय हो जाएगा निधि, प्रतिनिधि, निधि धन, ठीक है, तो प्रतिनिधि निधि धन भी होता है, ठीक है। तो पत्र, जैसे हमारे पास आ गया प्रतिकूल, ठीक है, प्रतिकूल, ठीक है, प्रतिकूल, तो इसमें से उपसर्ग बताएंगे आप, तो प्रति उपसर्ग आ गया, ठीक है। इस प्रकार से शब्द दे दिए जाते हैं, उपसर्ग प्रत्यय बताने होते हैं आपको। उसके बाद प्रत्यय, प्रत्यय की बात करें जो शब्द के पीछे लगता है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मानसिक, इसमें से बताएंगे मानसिक शब्द में से इसका प्रत्यय बताएं, मानसिक शब्द में प्रत्यय कौन सा है, ठीक है। उसके बाद व्यवहार में कौन सा प्रत्यय है, समूह, सामूहिक, ठीक है, सामूहिक में कौन सा प्रत्यय है। तो इस प्रकार से क्या है, आपको प्रत्यय, उपसर्ग, प्रत्यय शब्द दे दिए जाते हैं, उनमें से उपसर्ग और प्रत्ययों को छांटना होता है, ठीक है जी। तो दोस्तों ये थे आज आपके विषय, ठीक है। ये जो विषय थे उसके बाद, जो ये विषय करने के बाद भी हमें जो विषय करने होते हैं, जैसे कि हिंदी भाषा के चिन्ह, ठीक है, जो उपसर्ग प्रत्यय हो गए, ये विषय सारे के सारे बहुत ज्यादा मुश्किल विषय भी नहीं है, ठीक है, अच्छे विषय हैं, परंतु पढ़ना पड़ता है। इन विषयों को करने के बाद हमारे पास आता है हिंदी भाषा के शब्द चिन्ह, ठीक है। हिंदी भाषा के चिन्ह, इसमें हमें क्या होता है कि शब्द वाक्य दे दिया जाता है, उस वाक्य में से हमें बताना होता है कि अल्प विराम लगा है, पूर्ण विराम लगा है, या अल्प विराम कौन सा होता है, ठीक है, अल्प विराम कौन सा होता है, अर्ध विराम कौन सा होता है, विराम चिन्ह कौन सा होता है, ये सारे के सारे चिन्हों के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। हंस पद चिन्ह कौन सा होता है, हंस पद चिन्ह का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है,
ठीक है, लाघव चिन्ह कौन सा होता है, ये सारे के सारे चिन्ह जो होते हैं इनसे पूछे जाते हैं। ठीक है, या फिर वाक्य में वो एक वाक्य दे जाएंगे, वाक्य दे देंगे जिसमें कि आपको चिन्ह नहीं लगेंगे। ठीक है, चिन्ह रहित होगा तो आपको जो है वाक्य के अनुसार वहां पर विराम चिन्हों का प्रयोग करना होता है। ठीक है, तो वो हो गए हिंदी भाषा के चिन्ह। ठीक है, उसके बाद शुद्ध अशुद्ध वाक्य। शुद्ध अशुद्ध वाक्य, आपको अशुद्ध वाक्य दे दी जाएगा, उसमें से शुद्ध वाक्य को छांटना है। ठीक है, शुद्ध वाक्य दे दी जाएगा, उसमें से अशुद्ध वाक्य को छांटना है। ठीक है जी, तो इस प्रकार से शुद्ध अशुद्ध वाक्य जो है अच्छा विषय है और बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। उसके बाद अलंकार आते हैं आपके पास। ठीक है, अलंकार क्या होता है, अलंकार से भाषा कैसे प्रभावपूर्ण बनती है, कैसे भाषा में चमत्कारिता आती है, ये सारे के सारे अलंकार के विषय, अलंकार में विस्तार से इसके बारे में चर्चा की जाएगी जब अलंकार हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अलंकार कौन कौन से होते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार कौन सा होता है, उपमा अलंकार कौन सा होता है, ठीक है, अनुप्रास अलंकार कौन सा होता है, तो ठीक है, छेकानुप्रास अलंकार कौन सा होता है। तो इस सारे के सारे अलंकार का जो विषय, इसमें से अलंकार पूछ लिया जाता है कि ये अलंकार बताएं। ठीक है, या फिर आपको पंक्ति दे दी जाती है इसमें से ये अलंकार, इसमें से बताएं कौन किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। ठीक है जी, उसके बाद वाक्य का पुनर्व्यवस्थित करना, वाक्य को पुनर्व्यवस्थित करना, वाक्य दे दिया जाता है, अलग अलग भागों में आपको दे दिया जाता है, उस वाक्य को क्या करना होता है, आपने पुनर्व्यवस्थित करना होता है वाक्य को। ठीक है, वाक्य में आपको बताना होता है, वाक्य को सही क्रम में लगाना होता है उसका, ताकि अच्छे से अर्थ निकल सके। ठीक है, शब्दावली, शब्दावली दे दी जाएगी। ठीक है, अंग्रेजी से हिंदी या हिंदी से अंग्रेजी भाषा की शब्दावली आपको दे दी जाएगी, जिसमें तकनीकी भाषा के शब्द जैसे एक्नॉलेजमेंट क्या होता है, ठीक है, ये चीज हो जाएगी। पावती क्या होता है, रिसिप्ट जिसको बोलते हैं पावती, तो ये सारे के सारे शब्द होंगे, शब्दावली इसमें हमें पढ़नी होती है। पत्र लेखन, ठीक है, पत्र लेखन में बात करेंगे, जैसे पत्र लेखन, इसमें पत्र जो औपचारिक पत्र कौन से होते हैं, अनौपचारिक पत्र कौन से होते हैं, कौन सा पत्र किसको लिखा जाता है, ये सारी की सारी पत्र लिखने का कौन सा ढंग है, किस तरीके से जो पत्र को अच्छे से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो पत्र लेखन होगा। फिर उसके बाद छंद आता है, छंद क्या चीज है, चौपाई क्या होती है, सोरठा क्या होता है, दोहा क्या होता है। ठीक है, किसमें चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं, सोरठा में कितनी मात्राएं होती हैं और दोहे में कितनी मात्राएं होती हैं, इनकी पहचान क्या है। ठीक है, यति गति, ये सारी की सारी चीजें क्या हैं, ये सब छंद में पढ़ी जाएंगी। ठीक है, ये सारे के सारे छंद के विषय आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका CUET का जो पाठ्यक्रम है। ठीक है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, तो ये सारे का सारा पाठ्यक्रम होगा। इस पाठ्यक्रम को हम YouTube पे आप लोगों को निशुल्क पढ़ाएंगे। ठीक है, निशुल्क हम जो है इन पाठ्यक्रम को पढ़ाएंगे, इसलिए आप जो है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, अपने मित्रों तक पहुंचा दें, ताकि वो भी 15 तारीख से इसका लाभ ले सकें। ठीक है, इसमें आपको हर एक विषय, ठीक है, CUT में जो जो विषय आते हैं उन विषयों की कक्षा आपको यहाँ पर निशुल्क दी जाएगी। आप सिविल स्टैप के साथ जुड़कर, CUT के इस चैनल पर जुड़कर आप अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो आशा करता हूं आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी, आपके भविष्य के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। आप सिविल स्टैप के साथ जुड़ेंगे तो आप जो है अच्छे, जो किसी विश्वविद्यालय में अपना जो है अपना नाम अंकित करवा सकते हैं। ठीक है, अपना एडमिशन करवा सकते हैं, अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, अच्छे विश्वविद्यालय के साथ जुड़ सकते हैं अगर आप सिविल स्टैप के साथ जुड़ेंगे, सिविल स्टैप के साथ जुड़कर अच्छे से परीक्षा की तैयारी करेंगे। तो ठीक है, छोटा सा क्रैश कोर्स जो है सिविल स्टैप चलाने जा रहा है, ताकि आपकी परीक्षा तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं, फिर से मिलेंगे नई वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद और अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए।